आपका बहुत स्ट्रेस है इंडियाज ग्रोथ स्टोरी पे। आप उस नैरेटिव को बहुत बड़ा करना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं कि, और हमारे जो सर्वे है इकोनॉमिक, उसमें भी आप लोगों ने कह दिया है कि मूडी बड़ा मूडियल हो गया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का बड़ा पुअर रेटिंग है, और आईएमएफ ने हालांकि 11.5% के आसपास का अनुमान लगाया है। एक देश एक ओपिनियन और ग्रोथ स्टोरी के नैरेटिव पर क्या अपनी अर्थव्यवस्था के फैक्ट्स और नंबर्स को आगे ले जा सकता है? क्या इस तरह की हिम्मत हम दिखा सकते हैं इस वक्त, और किस बना पर हम धत्ता कर सकते हैं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को? पहला तो ये कि यदि आप देखें, और पहले अध्याय में वॉल्यूम 1 के हमने दिखाया है कि किस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग, जो नीतियां ली गई, वो काफी साहसपूर्ण ली गई। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म पेन जो कहते हैं, महामारी के कारण शॉर्ट टर्म पेन थी, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन पे ध्यान दिया गया, और इसके लिए साहस जरूर पड़ता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी जैसे आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी कहा है कि भारत ने काफी पारदर्शिता दिखाई है जिस तरह नीतियों को अपनाया है। तो वो ये जो मेच्योर पॉलिसी मेकिंग है, ये इन्वेस्टर्स देखते हैं, और इन्वेस्टर्स देख के वो आप एफडीआई में देख रहे हैं, जिस तरह की एफडीआई आई है। एफडीआई जो पैसे लगाते हैं, वो एक्चुअली एज ए से हिंदी में, पीपल पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। एंड तो वो सिर्फ डबल डिजिट में इंडिया को दिखा रहे हैं इस वक्त आईएमएफ। हाँ, चाइना को भी 8.5 नंबर 2 पे, और नंबर 3 पर उसके बाद स्पेन है 5.9, और उसके बाद फ्रांस। ये सिर्फ अगला साल ही नहीं, ये कैसे डिकोड करें कि बाकी रेटिंग एजेंसीज जो हैं और आईएमएफ में ये डिफरेंस क्यों है ओपिनियन में? क्योंकि भारत की जो आप यदि फंडामेंटल्स देखें, हाँ। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, और जिस तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, भारत एकमात्र देश है जिसने इतने सारे रिफॉर्म्स किए हैं इस महामारी के दौरान। और यदि आप नीतियों को भी देखें, तो भारत ने न सिर्फ डिमांड साइड में काम किया, सप्लाई साइड में भी काम किया है। बाकी किसी देश ने ऐसा इतने सारे रिफॉर्म्स नहीं किए। लेबर रिफॉर्म्स जो कि 30 साल से कहे जा रहे थे, लेकिन 30 साल से अमल नहीं हुए, इस साल हुए हैं। जो आपकी एमएसएमई डेफिनेशन, जिसके कारण कंपनियां एकदम बौनी रह जाती थी, उसको भी चेंज किया गया। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहां हम 120 के ऊपर रहते थे, वहां पे 60 में आए हैं। 2014 में हम 120 के पीछे रहते थे, और अभी 60 में आए हैं। तो इस तरह की इतने सारे नीतियों जो पारदर्शिता के साथ ली जा रही हैं, इसीलिए जो विश्व है भारत की ओर देख रहा है। और अगले 10 वर्षों में, एक्चुअली अगले दशक में, भारत में एक्चुअली काफी अच्छी वृद्धि होगी। वृद्धि का और विकास की जो दर है, वो 6.5-7% तक रहेगी। और बड़े देशों में बाकी किसी देश का इतना रहेगा, ये मुझे नहीं लगता। भारत ही एकमात्र रहेगा ऐसा। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब, कुछ 2-3 जो बड़े मुद्दे इस देश के एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स में सामने हैं, उनको मैं कनेक्ट करती हूं इकोनॉमिक सर्वे से। सबसे पहले, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी माना है कि लगभग 13% जो कृषि विकास दर था, वो 17-18% लॉकडाउन, और उसने हमें बहुत संभाला उस दौरान लॉकडाउन के बाद। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उल्टा हुआ, 17-18 के करीब थे, वो 13.5 पे पहुंच गए। क्या ये इकोनॉमिक प्रूडेंस नहीं होगा, क्या ये आर्थिक विवेक नहीं होगा कि कृषि के मुद्दे पर हम किसानों को अपनी तरफ करें? इसमें सरकार बुरी तरह से अभी जद्दोजहद कर रही है। एक सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है जो 2 से 3 महीने के हम देख रहे हैं? और क्या सरकार को जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं करना होगा? वो कृषि बिल को पीछे करने से कम में मारने को तैयार नहीं है। कृषि रिफॉर्म्स का क्या होगा? देखिए, मैं तो अर्थशास्त्री हूं, और अर्थशास्त्र पे ही बात करूंगा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर दोहराऊंगा कि जो कृषि कानून है, ये कानून जो हमारे छोटे किसान हैं, उनको विशेषतः लाभ पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो आप यदि देखें, पिछले 60-70 वर्षों से जो हो रहा है, जो छोटा किसान है उसके पास विकल्प नहीं होता। जब वो मंडी में जाता है, तो मंडी के जो खरीदार होते हैं, वो एक गुट होते हैं, और वो गुट एक्चुअली उससे कहते हैं, यहां बेचना है तो बेच ना, फिर और कहीं तो तू बेच नहीं सकता। तो जब छोटा किसान के पास विकल्प आता है, तो वो छोटा किसान कह सकता है कि आपने यदि मुझे सही दाम नहीं दिया, तो मैं जाके किसी और के पास बेच सकता हूं। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। आपके कॉमन सेंस वाले पर एक कॉमन सेंस सवाल, कि वो किसान पूछेगा कि ठीक है, आपने मुझे ऑप्शन तो दिया, लेकिन मैं कल को प्राइवेट कंपनी के पास जाऊंगा, तो आप मुझे एमएसपी की गारंटी वहां भी दे दो ना, कि मुझे वो लूटे ना। देखिए, इसमें यहां पे यदि आप देखें,
तो बाकी कितने सेक्टर्स हैं, और एक मैं उदाहरण दूंगा, जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि लैंड पे प्रॉब्लम आएगा। यदि मैं एक ओला कैब लेता हूं, ओला कैब में सफर करता हूं, तो उसके बाद वो ओला कैब तो मेरी नहीं होगी। आप जैसे उदाहरण के लिए आप लोग ये शो जो है इस घर पे शूट कर रहे हैं, तो आपने आधा घंटा इसका इस्तेमाल किया, इसके लिए ये घर आपकी तो नहीं हो गई ना, तो ये तो सरकार की दी हुई है। इसी तरह एक्चुअली जब बाकी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, तो ये ऐसा कैसा है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ऐसी बात की जाती है कि आपने यदि लैंड को इस्तेमाल कर दिया तो लैंड किसी और को हो जाएगा। तो ये तो एक्चुअली अफवाहें हैं जिनका कोई मूल जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, उससे कुछ लेना देना है नहीं।